हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KRS क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले दिखा है आपको कि विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु r, थीटा पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, इसमें आज तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। इससे पहले हमने विभवांतर के बारे में डिस्कस कर लिया और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है, उसे कुछ ग्राफ देखे और एक संबंध देखा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है, तो इस चैप्टर हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की आपके लिए हेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, काफी बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु r, थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक वर्ड आया है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना जरूरी है कि विद्युत द्विध्रुव भाई साहब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो याद कीजिए पुरानी बातें जब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक समूह होता है जिसमें दोनों आवेश परिमाण में तो समान होते हैं परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं और दोनों आवेश परस्पर अल्प दूरी पर, बहुत ही नगण्य मात्र की दूरी पर स्थित होते हैं। जब ऐसा हम एक व्यवस्था बना देते हैं तो उस व्यवस्था को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो हमने उस चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अक्ष पर और निरक्ष पर। सभी को याद होगा Kp/r³ आई थी, 2Kp/r³ आई थी, याद है ना सभी को। तो उसी हेडिंग पर बेस है ये भी, लेकिन हमें इस पर क्या करना है, सामान्य बिंदु पर निकालना है विद्युत विभव। किसी कारण? विद्युत द्विध्रुव कारण। जब मैं सामान्य बिंदु पर ना विद्युत विभव निकाल लूंगा तो मैं इसी में हेडिंग में अक्ष पर और निरक्ष पर क्या निकाल दूंगा, विद्युत विभव निकाल दूंगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो हेडिंग बड़ी मस्त हेडिंग है, लाजवाब हेडिंग है। पढ़ने के बाद आनंद आ जाएगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक चीज को एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए थोड़ा इसमें ज्यादा सही से डेरिवेशन के लिए तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये ए बिंदु मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप बी बिंदु। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु इसका ओ हो गया। बीच की दूरी को हम मान देते हैं 2a। अब ये 2a आधे पार्ट में डिवाइड हो गई, तो यहां से यहां तक भी a हो जाएगी, यहां से यहां तक भी a हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमने एक बिंदु मान लिया, सामान्य बिंदु यहां मान लिया P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश होता है माइनस का, एक आवेश होता है प्लस का, परिमाण समान और प्रकृति में विपरीत। इसको मैंने माइनस क्यू मान लिया, इसको मैंने मान लिया प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर आपको विभव निकालना है, तो क्या होगा, जो माइनस क्यू आवेश है वो भी बिंदु P पर विभव उत्पन्न करेगा, और जो P प्लस क्यू आवेश है ना, वो भी क्या करेगा, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूं। किससे? बिंदु, थोड़ी सीधी खींच लेते लाइन को, थोड़ा सा घूम रही है, मिनट। अब ठीक है। ठीक है, और इसको थोड़ा बिंदु को यहां ले लो, इसको भी मिला देते हैं थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी को मैंने मान लिया R1 है। ठीक है, और A से P तक की दूरी को मैंने मान लिया क्या है, R2 है। ये मिड पॉइंट है बीच के बिंदु से। आप सभी को पता होगा कितनी दूरी मानते हैं हम, स्मॉल r मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मॉल r मानते हैं। ठीक है, यहां तक आपका ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है। तो देखो ये रहा, हेडिंग बन गई, विद्युत द्विध्रुव बनाया आपने, सामान्य बिंदु r दूरी पर, थीटा पर बिंदु P मान लिया, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो, यहां पर लिख लीजिए, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB को प्रदर्शित
किया गया है, जिसके मध्य बिंदु ओ से r, थीटा पर बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ये थोड़ी लैंग्वेज बढ़ा देना डायग्राम के बारे में कि हम डायग्राम में क्या करने वाले हैं। यहाँ तो सभी क्लियर है। अब देखिए, मुझे बिंदु P पर क्या चाहिए, विभव चाहिए, और विभव कैसी राशि है बताइए। विभव कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। शुरुआत वाले लेक्चर में बताया था कि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। जब आप किसी अदिश राशि को जोड़ते हो तो अदिश राशि जुड़ती है चिन्ह सहित। कैसे जुड़ती है? चिन्ह सहित। इस बात को ध्यान रखना। देखिए आगे, तो बिंदु, देखो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, तो V बराबर, देखो अब बिंदु जो P है उस पर विद्युत विभव कौन कौन उत्पन्न करने वाला है। एक तो माइनस क्यू आवेश करेगा बिंदु P पर विभव उत्पन्न, एक करेगा प्लस क्यू आवेश। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बिंदु P पर आ जाएगा क्या, विद्युत विभव। तो हमें माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, और प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। देखो आप माइनस क्यू आवेश कहाँ रखा हुआ है, आपका ए पर रखा हुआ है, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ, और आपका प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा हुआ है, बी पर रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको बी नाम दे रहा हूँ। दोनों को जोड़ देंगे और विभव निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा स्पेस का इसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको भी सही ना सीरियस लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, जगह छोड़कर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे, तो माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु V पर विभव। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश कारण विभव कितना हो जाएगा, माइनस कहाँ रखा हुआ है, ए पर, तो बी नाम दे दो इसको। अरे कोई प्रॉब्लम से ली है, माइनस क्यू आवेश ए पर रखा हुआ है, इसलिए मैंने बी नाम दे दिया। माइनस आवेश है तो माइनस के क्यू बाई आर। अरे पढ़ाया है ना, इससे पहले वाली हेडिंग में मैंने बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश एक बिंदु पे रखा हुआ है ए पर, तो पी पर कितना उत्पन्न करेगा विभव, के क्यू बाई आर, माइनस आवेश। बात क्लियर है। आगे देखिए, अब लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो कितना हो जाएगा, VB बराबर प्लस का के क्यू बाई आर। अब देखना आप R, यहां से लेकर यहां तक दूरी को मैंने माना हुआ है R2, तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी R2 हो जाएगी। यहां से यहां तक दूरी को मैंने माना हुआ है R1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी R1 हो जाएगी। बात क्लियर है। अब देखिए, इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, अब लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब आप मान जमाते हो तो V बराबर, प्लस का मैं पहले लिख रहा हूं और माइनस का मैं बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, के क्यू बाई R1 माइनस का के क्यू बाई R2। जरा कॉमन निकालना इसमें से, कॉमन देख पा रहे हो आप, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1/R1 माइनस का 1/R2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप आगे, V बराबर के क्यू, इसका ले लीजिए आप लघुत्तम, लघुत्तम आ रहा है यहाँ से, लघुत्तम आपके पास आ जाएगा R1 R2, R1 भाग दिया R1 कैंसिल आउट, R2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 को भाग दिया R2 कैंसिल, R1 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास विभव निकल के आ गया ये। इसको मैं डार्कनेस कर रहा हूं थोड़ा दिखाने के लिए अलग से। ये आपके पास विभव आया है बिंदु P पर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे रहा हूं सेकंड।
यहां तक बताइए आपको समझ आया या नहीं आया? कुछ नहीं किया, हमने एक डायग्राम बनाया सिंपल सा, ठीक है। डायग्राम में हमने माइनस क्यू आवेश द्विध्रुव है तो इसलिए माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश अलग दूरी पर स्थित होंगे। बीच की दूरी को हम 2a मानते हैं। इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P माना r दूरी पर, तो दूरी आधे आधे भाग में बट गई, a बट गई, ये a को जोड़ोगे तो 2a आ जाएगी। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पर मान लिया मैंने, r2 दूरी पर मान लिया, और बिंदु जो P B है यानी Q प्लस क्यू आवेश जहां स्थित है उससे बिंदु P तक की दूरी मैंने क्या मान लिया, R1 मान लिया। इतना काम क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ाई मैंने। फिर क्या है देखो, माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर अलग विभव उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर अलग विभव उत्पन्न करेगा। दोनों क्या किया हमने, अलग अलग निकाल लिया। ध्यान रखना कि R2 ये जमानी ये दूरी तो मानी हमने, कभी तुम R जमा दो घटा दो 0 आ गया तो साहब हमारा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एलसीएम लिया। यहां तक बात हमारी पहुंच चुकी है। आगे बढ़ाते हैं बात को। तो देखिए आगे आपको प्रॉब्लम किस किस में आ रही है। यदि आपको विभव चाहिए ना भैया, यदि आपको बिंदु आवेश का विभव चाहिए ना, तो आप यदि R1 और R2, यदि आप R1 और R2 यहां निकाल लेते हो किसी भी जुगाड़ तरीके से, किसी भी जुगाड़ और टेक्नोलॉजी लगाकर, तो सिंपल सी डेरिवेशन हो जाएगी। R1 और R2 को मान जमा देंगे, विभव का मान निकल जाएगा। तो अब आपको कड़ी मेहनत करनी है किसके लिए, R1 और R2 के लिए। तो देखिए हम R1 और R2 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा अपना दिमाग का यूज करना। यहाँ पर जो बीपी है वो बीपी ना जो बनती होगा है ना, ये दूसरी बीपी है, जो डायग्राम वाली बीपी है, ठीक है। कभी वहां पहुंच जाओ तुम, ये बीपी है, ये ओपी है। ये आपको थोड़ा देखो अलग अलग दिखाई दे रही होगी, ओपी दूरी अलग दिखाई दे रही होगी और बीपी दूरी अलग दिखाई दे रही होगी। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव है, अल्प दूरी होती दोनों आवेशों के बीच की। डायग्राम में हमने बड़ी दिखा रहा है, लेकिन होती इससे भी अल्प होती है, मान रहा कुछ नहीं है। ये बिंदु यहाँ स्थित है, ये बिंदु यहाँ स्थित है, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश माना हुआ है, इसको माइनस क्यू। तो ऑलमोस्ट लगभग आपको ये दूरी बराबर नजर आ रही होगी। यदि आप विद्युत द्विध्रुव को अल्प दूरी पर तो होता है, विद्युत द्विध्रुव दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ तो डायग्राम को दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन उतना बड़ा होता नहीं, छोटा सा होता है, छोटा सा बच्चा सा इतना सा होता है। तो आप इसको यदि ऐसा मान के चलो तो आपको ये दूरी लगभग बराबर ही नजर आ रही होगी। क्यों भाई मुन्ना, सही बात है ना, बराबर आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। आगे चले देखिए, अब आपको ये दूरी और ये दूरी थोड़ी, ये बड़ी दिखाई दे रही होगी, ये छोटी दिखाई दे रही होगी, हाँ है ना, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो इसको हमें बराबर करना है। तो देखो मुझे R का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं लंब डाल रहा हूं भैया, क्या कर रहा हूं, इस पे लंब डाल दिया, नजर आ रहा है लंब। इसको मान लीजिए एक बिंदु पर लंब डाला, ठीक है, लंब डाल दिया। लंब डालने के बाद आप देख पा रहे हो MP बराबर हो गया मध्य प्रदेश बराबर हो गया BP। अरे MP से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश होता नहीं, होता भी है मध्य प्रदेशों से, लेकिन डायग्राम MP बन गया, ठीक है। MP बराबर हो गया BP के, MP बराबर BP हो गया, ठीक है। तो R1 का मान ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, बिंदु B से किस पर, OP, O से P तो है दूरी पूरी, OP पर क्या डाला, लंब डाला, कौन सा, BM डाला, क्या डाला, BM डाला। ऐसा करोगे तो आप पाओगे जो MP है वो बराबर हो गई किसके, BP के, किसके बराबर हो जाएगी, BP के। तो इस चीज को मैं लिखता हूं कि R1 मान ज्ञात करने के लिए हमने B से OP पर क्या डाला है, लंब डाला है। लिखो इस बात को, लिखो R1 का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु B से OP पर MB लंब डालते हैं, ठीक है। R1 का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु B से है ना, OP पर लंब BM डालते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो है कह सकते हो जो MP है भाई, जो आपका MP है वो किसके बराबर हो गया, BP के। और जो आपका MP बराबर BP, और BP तो हमें पता है कितना है, R। यहां पर क्या जाएगा, R बना जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से,
MP बराबर BP बराबर R1 आ गया। अभी R1 का मान नहीं आया है, सिर्फ R1 आया है। अब दिमाग लगाना, जरा देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओपी दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन से भाग में? OM प्लस में MP। जो आपका OP है ना भाई साहब, वो बटा हुआ है किसमें? OM प्लस में MP। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है ना भैया। ये आपका O से P रहा, OM और MP में इसको बांट दिया है मैंने। बात क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए। देखो, आपके पास MP पता है, आपको R1 है, बिल्कुल सही बात है। OP पता है आपको, पूरी OP, अरे पूरी दूरी तो आपकी R ही तो है, ये पूरी दूरी यहां से यहां तक की ये R है भैया। कभी आप समझ जाओ कि MP R है, MP नहीं है यार, ये O से P तक की दूरी R है। लंबा आने के पहले की दूरी तो है यार, O से P तक की दूरी R है, ठीक है। तो ये तो आपकी R है। OM पता नहीं, MP R, अरे OM से नहीं पता है हमें, नहीं पता। यदि मैं यहां से OM निकालना चाहूं तो OM क्या हो जाएगा? R माइनस का R1। क्या हो जाएगा? R माइनस का R1। लेकिन हमें तो R1 चाहिए ना, तो ऐसे कीजिए, आप एक स्टेप क्यों बढ़ाओ अपनी, आप डायरेक्ट R1 का मान निकाल लो यहाँ से। R1 कितना हो जाएगा? OM को भेज दो यहाँ पर, बात खत्म करो। क्यों माता बच्ची करो इतना इसमें, ठीक है। माता थोड़ी प्रयास कर रही है, R1 का मान निकालना है तो OM को मैंने यहाँ भेज दिया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई आपके सामने। क्या क्या प्रॉब्लम आ गई आपके सामने? आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है OM। अब आपको OM निकालना है। बड़ा लफड़ा है डिसाइडिंग में, है ना? सोच रहे हो ना? कुछ लफड़ा नहीं है, 2-3 बार आप अपने आप से करोगे ना तो बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। अब आपको OM निकालना है। OM देखना, डायग्राम में कहां पर है? OM किस में आ रहा है? समकोण त्रिभुज किस में आ रहा है? OMP में आ रहा है। OM निकालना है। ये समकोण त्रिभुज, समकोण 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने तो होगी कर्ण, थीटा के सामने होगी लंब। तो ये आधार हो गई। पता किसका है? हमें कर्ण का पता है, लंब का नहीं पता। तो आधार चाहिए, कर्ण का पता है। आधार कर्ण कौन देता है? अरे याद करो, हमारे बाबूजी को क्या फॉर्मूला दिया था? लाल बटे कक्का। आधार बटे कर्ण कौन बताएगा? कोस थीटा बताता है। तो यहां लिखो, समकोण त्रिभुज OMB से, ठीक है। तो लगा दीजिए कोस थीटा। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका? OM है, कर्ण आपको पता है A है। OM निकालना है तो OM बराबर क्या हो जाएगा? A कोस थीटा, ठीक है। OM का मान जमा दीजिए, R1 का मान निकल जाएगा। अतः तो R1 का मान निकल के आ गया आपके पास R माइनस का A कोस थीटा। यह आपके पास आया है सिर्फ R1 का मान। R1 का मान निकाल लिया, अब R2 का मान और निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बोर्ड पूरा ही भर जाएगा सेटिंग में। तो अब देखिए, अब निकालना है आपको R2 का मान। R2 किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है। किस वाले में आ रहा है? इस वाले में। ये आपका R2 रहा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, AP को जरा नजर से देखो AP को, और नजर भर के देखो OP को। क्या बराबर है? नहीं। AP बड़ी है, OP छोटी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इस OP को बढ़ा रहा हूं पीछे की ओर, बढ़ा दिया लो। फिर क्या कर रहा हूं, इस पर लंब डाल रहा हूं, डाल दियो, ठीक है। डाल दिया लंब, यहां पर आपने लंब डाल दिया बराबर करने के लिए, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, आपने यहां पर लंब डाल दिया, इसको मान लो यहां n, क्या मान लो? n मान लो, ठीक है। अब आपको R2 निकालना है। क्या निकालना है आपको? R2। अब आप देख पा रहे होंगे AP बराबर हो गए किसके? NP के। तो मैं लिख देता हूं, R2 का मान ज्ञात करने के लिए OP को थोड़ा पीछे बढ़ाया हमने, और फिर हमने A बिंदु से उस पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। तो यहां लिखो कि R2 का मान ज्ञात करने के लिए
ओपी को पीछे बढ़ाकर, ओपी को पीछे बढ़ाकर एन लंब डालते हैं। क्या लंब डालते हैं? एन लंब डालते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, ओपी को थोड़ा पीछे बढ़ा दिया और एन इस पे लंब डाल दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो एपी है वो बराबर हो गया किसके? एनपी के। तो लिखो यहां पर, तो डायग्राम में देखना भैया, मुझे मत देखो, डायग्राम को देखो यारो। आपकी जो एपी है वो बराबर होगी किसके? एनपी के। तो लिखो यहां पर एपी बराबर एनपी। ठीक है, एपी बराबर है एनपी के। एपी हमें पता है कितनी है? R2, तो यहां पर R2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना, अब आपको निकालना है R2 का मान। अभी निकला नहीं है, R2 का मान निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना, जो एनपी है आपकी, एनपी वो दो भागों में बट गई है। अब किस किस में? NO में, OP में। तो लिख रहा हूं मैं, जो आपकी एनपी है वो दो भागों में बट गई। किस किस में? NO में प्लस में OP में। ON कह दो, PO कह दो, बात वही है ना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो NP बट गई आपकी NO प्लस में OP, NP बट गई NO प्लस में OP। NO तो NO है, OP का मान पता है आपको कितना है? R है। सही बात है ना? अरे जो आपका NP है, जो आपका NP है वो बराबर था AP के, और NP और AP कितना है? R2। NO का मान आपको पता नहीं है, OP का मान आपको पता है कितना है? R। तो जमा दीजिए मान, NP का मान R2, ON का मान नहीं पता, प्लस में OP का मान कितना है? R। यहां तक पहुंच जाओगे। अब आपको R2 का मान निकालने में एक प्रॉब्लम आ रही है, किसकी? NO की। किसकी आ रही है? NO की। यहां यदि हम NO का मान निकाल लेते हैं, या ON के, तो बात वही है ना। यदि आप NO का मान निकाल लेते हो, जैसे यहां पर हमने किया था, कौन प्रॉब्लम दे रहा था? OM। तो हमने OM निकाला किससे? समकोण त्रिभुज से। तो यहाँ ON दिक्कत दे रहा है। ON देखना किस में आ रहा है? ON यहां पर है, किस समकोण त्रिभुज में है? AON में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AON से। अब देखना ON क्या है, सोचना ध्यान से। देखो ये एंगल आपका थीटा है भाई साहब, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना। सारे शीर्ष अभिमुख कोण है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखना, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? आपकी कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। तो बची हुई क्या है? आधार। ये आपकी आधार है, ये क्या आपका कर्ण है। आधार निकालना है, कर्ण पता है, आधार कर्ण। अरे अभी तो लगाया कोस थीटा, तो लगा दीजिए यहाँ पर कोस थीटा। आधार 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 क्या है? ON, NO कह देता हूं मैं, NO का है ना इसमें मैंने, NO बटे में कर्ण क्या है आपका? A है। जब यहां से आप ON निकालते हो तो आपके पास आ जाएगा A cos थीटा। बात क्लियर है? आगे देखिए, तो R2 का मान निकालना है, यहां से जरा कितना आ जाएगा? A cos थीटा प्लस में, हाँ ये आप पास आ गया है R2 का मान निकल कर। किसका मान निकल कर? R2 का मान निकल। अब कुछ नहीं करना है आपको, R1 का मान निकाल लिया आपने, R2 का मान निकाल लिया, कड़ी मेहनत की। अब आपको R1 और R2 का मान समीकरण 2 में जमा देना है। लिख लीजिए यहां पर R1, R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए जरा, ये रहे V बराबर K बाहर है, थोड़ा बड़ा कोष्टक ले लेते हैं ना। R2 का मान कितना है देखो जरा, R2 का मान हो रहा A cos थीटा प्लस में R, A cos थीटा प्लस में R। ठीक है, माइनस से ध्यान रखना है, माइनस R का मान कितना? इतना है। तो माइनस इस ब्रैकेट से अंदर गुणा होगा इस संख्या से, जब माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का तो R बन जाएगा और प्लस का A cos थीटा बन जाएगा। तो माइनस का R प्लस का A cos थीटा। समझ गए ना यहाँ तक मेरी बात को आप? ठीक है, समझ जाना चाहिए ना आपको कि भैया देखो R2 का मान सिंपल जमा दिया, R1 का मान के साथ माइनस से आ गए, तो माइनस R1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो मैंने गुणा किया तो माइनस का और प्लस का हो गया A cos थीटा। बटे में क्या है? R1 गुणा में R2। R1 का मान कितना है? ये रहा, कितना है?
आर प्लस में ए कोस थीटा। अरे प्लस में ही तो है, आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और R2 का मान पहले R गुणा में तो है, R जमा R जमा, नो प्रॉब्लम है ना। R2 गुणा जमा से पहले मैंने R गुणा कितना है, R माइनस का ए कोस थीटा। यहां तक पहुंच जाओगे। अरे इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी मैंने R गुणा R2 पहले R2 के जमा दिया। अरे गुणा में है, 2 गुणा 3 कीजिए तो भी 6 आएगा, 3 गुणा 2 कीजिए तो भी 6 आएगा। 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 3 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां एक फॉर्मूला बन गया। देखो इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। दिस आर फॉर्मूला पुट अप ए प्लस बी ए माइनस का बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सभी इस फॉर्मूले से परिचित है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखो प्लस का और माइनस का कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ऊपर देखो ए कोस थीटा प्लस में ए कोस थीटा जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, के क्यूब ब्रैकेट में जाएगा ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, 2a कोस थीटा बटा बटे में क्या है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, आर का स्क्वायर, बी क्या है, चलो रेड से लिख देते हैं ना, कंफ्यूज जाओगे तुम। ए क्या है आपका आर का स्क्वायर, बी क्या है आपका ए कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का ए का स्क्वायर हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है, आगे देखिए क्या होता है। अब देखो आप ध्यान से समझना मेरी एक बात को। मैंने आपको भी बताया था कि जो आपको विद्युत द्विध्रुव होता है वो बहुत ही दोनों आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। यहां से आप पहुंच रहे हो बिंदु पी तक, ये दूरी देखो, ये आपका ए होगा, ये आपका R1 हो जाएगा, R1 मान लो इसको R2 मान लो। ये ए है आपका, ये भी क्या है आपका ए है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका R है इतना सारा है, इतना बड़ा है यार, और जो आपका ए है वो मन्ना सा छोटा सा है। तो आप कह सकते हो कि R की तुलना में ए क्या है, नगण्य तो है यहाँ पर, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो लिखो यहां ए R की तुलना में नगण्य है, क्या है, नगण्य है। ध्यान रखना, जब भी कोई चीज नगण्य होती है, जब भी कोई चीज नगण्य होती है तो हम उस चीज को छोड़ते हैं किसमें, प्लस में। किसमें छोड़ते हैं, प्लस या माइनस में छोड़ी जाती है, वो चीज गुणा में कभी भी नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ ए आर की तुलना में नगण्य है, तो ए को आप छोड़ोगे कहां पर, नीचे माइनस वाले में से। इस वाले में आप ए को नगण्य मान के नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि हमेशा नगण्य वाली चीज छोड़ी जाती है प्लस में या माइनस में। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आप इतने समझदार बच्चे हो तो आपको एग्जाम्पल बताना मेरा फर्ज बनता है। इस चीज के ऊपर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपको ये चीज और बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कि आप बिल्कुल शरीफ बच्चे हो अपने माता पिता के, आप किसी रास्ते से जा रहे हो। कहां जा रहे हो आप किसी रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में आपको मिल गए, मान लीजिए सपोज कि आप घर वालों ने दिया आपको 10,000 रुपए दिए, आपको कितने रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए। आप रास्ते में जा रहे हो और आपको रास्ते में एक बाबा जी मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, बाबा जी। आप हो क्या 10,000 रुपए लेकर घूम रहे हो, आपकी जेब गर्म है, आप क्या कहोगे, यार 10,000 से पार नहीं पड़ रहे यार, और होना चाहिए। सही बात है ना, होती है ना बेईमानी मन में। तो आप क्या करोगे, बाबा जी से कहोगे बाबा जी पैसे दे दो। होता है कई नकम में बच्चे मांग लेते हैं, तो बच्चे पैसा आप फीलिंग करके देखो, है ना, ये मैं समझो कि बाबा जी से कौन पैसा मांगेगा। ठीक, मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ, नगण्य मांगे किसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए आप बाबा जी से, बाबा जी पैसे दे दो, बाबा जी कहेंगे लो बच्चे 5 रुपए ले ले मुझसे, ले ले 5 रुपए। आप कहोगे 10,000 है, 5 रुपए दे रहा, क्या होगा, ऐसे चल छोड़ इसको। आपने क्या किया, जुड़ रहे हैं आप, ध्यान रखना 5 रुपए आपके ऐड हो रहे हैं 10,000 में, तो आप क्या सोचोगे, यार चल छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम सामान लेने जाते हैं दुकानदार के, तो 1 रुपए बच जाता है, हम कहते छोड़ो यार इससे क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि यही बाबा जी 5 रुपए को आपसे कहेंगे जितने रुपए आपके पास है बच्चा, आप उन रुपए को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा कर दो, तो आप क्या कहोगे, यार 10,000 है, 5 गुणा कर दिए तो 50,000 बन जाएंगे, 50,000 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 10,000 आपके पास पहले ऑलरेडी थे, आपने 5 गुणा किया, कितने बन गए, 50,000 आपके पास बन गए हैं। तो आप कहोगे हाँ बाबा जी मैं बिल्कुल ये काम कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, गुणा में जब बाबा जी ने आपको धन दिया तो आपने उसको एक्सेप्ट किया,
लेकिन जब उसको ये आप किसमें दे दिया, बाबा जी ने आपको जोड़ने के लिए दे दिया, बच्चे 5 रुपए जोड़ ले एक्स्ट्रा, तो आपने मना कर दिया, तो वही चीजें नगण्य रखा जाएगा और माइनस वाली चीज को हमेशा छोड़ा जाएगा। प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, उसको हम नगण्य मान के छोड़ देंगे। गुणा वाली चीज को हम कभी भी नगण्य मानकर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखो जब ए आर तुलना में नगण्य है तो हम कह सकते हैं जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, ए स्क्वायर की तुलना में। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम छोड़ देंगे नगण्य मानकर, तो क्या आ जाएगा, v बराबर के क्यू बाई, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको यहीं पर ही। देखो 2 है तो मैं लिख रहा हूँ 2a डॉट क्यू, गुणा में तो है, बाद लिख रहा हूँ के कोस थीटा, बटन क्या बच जाएगा पास आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 2a डॉट क्यू, नजर भर के देखो इसको, कुछ याद दिला रहा है आपको पुराने दिनों की। कब के दिनों की? ये क्या बन गया आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बन गया है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी। क्या बन गया आपका पी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश परिमाण का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से v बराबर आ गया, इसको अभी क्या बन गया आपके पास p, k को पहले लिख रहा हूँ, p को बाद लिख रहा हूँ, के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। दिस इज आवर फॉर्मूला पुट अप। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है बिंदु p पर, किसी कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव v बराबर केपी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। यह है सामान्य बिंदु की कहानी, ना तो अक्ष की कहानी है या ना ही ये निरक्ष की कहानी है। ये सिर्फ सामान्य बिंदु लिया है, जो बिंदु ना तो अक्ष पे स्थित है ना ही निरक्ष पे स्थित है। अब मैं करूंगा अक्ष पर निकालूंगा और निरक्ष में निकाल के आपके सामने रख दूंगा। क्या क्या क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब देखेंगे हम अक्ष पर और निरक्ष पर विभव कितने होने वाला है विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई पार्ट ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष पर विद्युत विभव कितना हो जाता है और निरक्ष पर कितना होगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ तक कर ले सभी नोट। अब देखिए आगे, अब निकालेंगे अक्ष पर और निरक्ष पर। पहले निकालते हैं अक्ष पर, अक्ष निकाल लीजिए, पहले लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव। देखिए ध्यान से, अब निकाला है आपको अक्ष पर। अक्ष क्या होता है, जो दोनों आवेशों में रेखा मिला रही है, ये क्या है, अक्ष तो है इसका। तो आप क्या करना, ध्यान देना, अक्ष पर आपको निकालना है तो बिंदु पी कहाँ रखना होगा, आपको अक्ष पर लाना होगा। तो देखिए ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्कर सहायता से ही। अब आपका बिंदु ऐसे है, एंगल थीटा पर है, आपको अक्ष पर लाना था, आप क्या करोगे, घुमाओगे 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 घुमाओगे, ऐसे कर दोगे। मान लीजिए आपने बिंदु पी को यहाँ लिया है, यहाँ बिंदु पी आपका भाई साहब यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिंदु पी आ गया आपका अक्ष पर। कहां पर आ गया, अक्ष पर। आप देख पा रहे हो, जब आपने इस थीटा एंगल पर रखा हुआ था पहले बिंदु पी, आप लाए 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 लाए, एंगल कितना बढ़ गया यहाँ पर, एंगल आ गया यहाँ पर, थीटा आ गया यहाँ पर, थीटा आ गया यहाँ पर, अंडा क्या आ गया, 0 डिग्री। सही बात है ना, और एंगल 0 तो आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करना है, थीटा के स्थान पर 0 जमा दो, आंसर आ जाएगा। तो बी बराबर केपी कोस थीटा कितना है, 0, 0 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप, कोस 0 का मान सभी को पता होना चाहिए, कितना होता है, 1 होता है। तो केपी बटा में आर स्क्वायर, केपी बटा में आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव कारण अक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है, कितना होता है, केपी बटा आर स्क्वायर। जितनी बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता होती है उतना होता है विभव इस पर, अक्ष पर द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब आप नेक्स्ट को निकाल लेते हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, निरक्ष के दो चाहे विश्वतल के दो, बात एक ही है ना, निरक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है,
अब जो बात कर रहे हैं निरक्ष की, निरक्ष का मतलब क्या होता है, जब आपका बिंदु क्या हो 90 डिग्री पर स्थित हो, थीटा पर है, तो आप क्या करोगे, यदि बिंदु आपका यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपका बिंदु P आ जाता है 90 डिग्री पर, उसे क्या कहते हैं हम निरक्ष। तो इस स्थिति में आपका थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, तो कोस थीटा, थीटा कितना होगा 90, तो V बराबर KP कोस 90 बटे में R स्क्वायर। आप सभी को पता होगा कोस 90 कितना देता है आपको, अंडा देता है, तो V बराबर क्या जाएगा आपका 0। तो याद रखना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपकी हेडिंग थी आज की, कि हमने देखा विद्युत द्विध्रुव कारण सामान्य बिंदु R, थीटा पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। फिर इसकी सहायता से हमने निरक्ष पे निकाला, अक्ष पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपकी जो डेरिवेशन थी खत्म हो गई, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है अपने आप में। ठीक है, और हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।